नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या भी 40,000 के करीब है। तुर्की में अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सीरिया में 3,162 लोग मारे गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि वो शुरुआत में राहत पहुंचाने में नाकाम रहे। कई शहरों में लोगों का कहना है कि उन तक मदद नहीं पहुंची है। इस बीच एक आकलन यह है कि 7.8 की तीव्रता के इस भूकंप ने तुर्की को 3 मीटर पश्चिम की ओर धकेल दिया है। और भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है कहराम नम मारस। भूकंप पीड़ित इलाकों से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कहरामनमारस की एक और ये बिल्डिंग है जो बिल्कुल दब गई है। जितनी मंजिल है उसका सिर्फ फ्लोर जो है वो नज़र आता है, वो हम दूसरी तरफ से आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ अभी भी जो रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। संभावना इस बात की है कि यहाँ कोई शख्स जो है, कोई जो व्यक्ति है वो दबा हुआ है, जिंदा बचा हुआ है या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ड्रिल मशीन के जरिए इस मलबे को साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ जो कोई दबा है उसको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि ये 5वां दिन है। ऐसे में इस बात की संभावना कम से कमतर होती चली गई है कि कोई जो है वो यहाँ जिंदा होगा, क्योंकि भूकंप से गिरी है उसकी जल में आने से अगर किसी तरह से कोई बच भी गया, किसी पिलर के सहारे मिल भी गया हो, तो इतने दिनों तक भूख प्यास से, और जाहिर सी बात है जब दवा होगा तो घायल भी होगा, तो ऐसे वो बच पाया हो, जीवन बचा रह गया हो, इस बात की संभावना कम है। लेकिन फिर भी उम्मीद के जरिए यहाँ जो है ये काम किया जा रहा है। देखिए एक जो डोजर है वो भी लगाया गया है यहाँ पर मलबे को साफ करने के लिए, और फिर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो ड्रिल मशीन के जरिए उस फर्श को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नीचे किसी के दबे होने की संभावना है। तो यहाँ क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्थानीय लोगों से हम बात नहीं कर पा रहे हैं ताकि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से कोई जानकारी अंदर से आई और किस आधार पे रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो परिवार के लोग बचे रह गए होंगे, उनके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो अंदर रह गए होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ देखिए इस तरह का आलम है, जो पर्सनल हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जेके हैं यहाँ, जो कि थोड़ी बहुत इन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये जानते हैं। What exactly happened here? How many people are trapped inside? My family is the 10 people. First day is the taken, is the life is the 1 people. I wait 9 people is died here. 9 people died here. 9 people died here. Is 4 adults, is the 4 kids. So yeah, 4 adults, 4 And kids. how many people is still inside? People is the Rescue thinking operation is going on? completed thinking is the 25-30 people is the here the inside. 4 First to day, 5 people. yeah. First day is the taken is the 4 or 10 people is the life, and no now anybody is the people thinking is life here. How many families were living in this building? Is the maybe 30 year, maybe 40 years is living here. The people is there. Okay. So you told me that 10 died on the first day, Yeah, and rest were rescued. that's right. Rest were rescued. Okay. So what is the situation now? How you are having your food? Who is providing you food? And Here is the Kahramanmaraş is the helping people. Same as is the people is the give the food, helping. Everything is the no any problem is now that I don't know. Difficult is the now here. as your house is destroyed, where are you staying now? I am coming to Marmaris here. No, but where are you staying now? In a hotel or? Oh, is the I went to the car inside. Is the Oh. I am sleep is the car inside. Is You are the, sleeping in the car inside. Yeah, because the people last night is the work is the 2 o'clock in the morning finished the people the work. And how many people living in car in this area? My family is the maybe 10 people living the petrol station car inside now. Okay, okay.
तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी रातें जो है वो कार में बिताई हैं। इनके परिवार के जो लोग हैं वो कार में रात बिता रहे हैं और यहाँ खाने की चीज़ों के लिए मदद जो है वो आ रही है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से जो संस्थाएं हैं वो मदद लेकर आ रही हैं और यहाँ ये खाने की चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। तो एक जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है खाना, और क्योंकि यहाँ सब कुछ नेस्तनाबूद हो चुका है तो ऐसे में जो मदद है उसके आसरे जो जीवन है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस तरह की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। और ये जो कार आप देख रहे हैं ये अब कार नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिनकी बिल्डिंग टूट गई। और जैसा कि अभी जेके ने बताया कि उनका परिवार जो है वो कार में रात बिता रहा है। ठंड का आलम इस तरह का है कि बाहर रहा नहीं जा सकता। तो ये कारें जो है जो साबुत बची रह गई हैं वो अब परिवारों के लिए एक जीवन का आसरा बन गई है। और ये सिर्फ जो कार है वो चलने के काम नहीं आ रही, बल्कि इसमें परिवार जो है वो रातें बिता रही है अपनी, तब तक जब तक कि उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं हो जाती। और कुछ लोग जिनके घर दुरुस्त हैं वो भी बाहर ही हैं क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे कमज़ोर हो गई हैं। और जिस तरह के आफ्टर शॉक्स आए हैं, अब तक 300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आए हैं, 5 बड़े भूकंप तो दर्ज किए ही गए। तो ऐसे में डर इस बात का है कि जो बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है वो बिल्डिंग भी जो है वो गिर सकती है, इसलिए लोगों को उसमें ना रहने की सलाह दी गई है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी बिल्डिंग्स को, अपने घर को छोड़कर बाहर हैं। कुछ के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, जैसा कि बताया गया कि 50,000 के आसपास जो बेड्स हैं वो अलग अलग होटलों में लगाए गए हैं और कुछ गेस्ट हाउस में भी लगाए गए हैं। लेकिन जो भूकंप पीड़ित की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो कम पड़ रहा है। हमने रास्ते में देखे कि किस तरह से गद्दे ले जाए जा रहे हैं जहाँ पर शेल्टर लगाया जाएगा, और हम आपको एक ऐसे शेल्टर में भी लेके चलेंगे जहाँ पर कैंप टेंट लगाकर जहाँ पर कैंप बनाया गया है और वहाँ पर उनको फौरी तौर पे रखा गया है जो भूकंप पीड़ित हैं, ताकि इस ठंड में उनको वो अपनी जान को बचा सकें। और फिर जब तक उनके रहने का ऑल्टरनेटिव कोई व्यवस्था नहीं हो जाता, उनके पुनर्वास की जो योजना है वो नहीं बन जाती, उनको पुनर्वास करने के लिए जो घर है वो नहीं मिल जाता, तब तक वहाँ पे अपना जीवन बसर कर सकें। तो बहुत बड़ी त्रासदी का इसका एक पहलू ये भी कि लोग घर छोड़कर कार में रहने को मजबूर हैं और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो मदद से जो खाना आ रहा है उसके बूते जीने को मजबूर हैं। लेकिन ये वक्त जो है अभी लंबा चलेगा क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो कह चुके हैं कि आपदा इतनी बड़ी है कि अकेला एक मुल्क अपने आप को इससे उबार नहीं सकता और दुनिया से मदद की दरकार है। जो मदद यहाँ पहुँच भी पा रही है, लेकिन इन मदद के बूते भी, इन मदद के बावजूद भी यहाँ पे पटरी पर जीवन लौटने में लंबा वक्त लगेगा, ज़िंदगी को लौटने में लंबा वक्त लगेगा। ये बात यहाँ पर सभी के जहन में है और इसलिए वो यहाँ एक शोक के माहौल में है। जान जो गंवाई है वो तो गंवाई ही है, जो बचे हैं उनके सामने भी ज़िंदगी की समस्या है। तो इन सब के बीच अब जो तुर्की है और इसके जो लोग हैं वो फिर से उठकर खड़ा होने की कोशिश करेंगे और इसलिए मदद के साथ साथ इनको दुआओं की भी ज़रूरत है। उमाशंकर सिंह, तुर्की से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और तुर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में गाजियाटेप भी शामिल है। कहराम नमारस से पहले हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह गाजियाटेप पहुंचे थे और वहां से उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त हम गाजियाटेप में हैं और यहाँ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो इस अर्थक्वेक में ध्वस्त हो गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पे मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस स्तर का भूकंप था। ये 7.8 था पहला जो झटका था, दूसरा 7.6 था और ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी है। यहाँ पे क्रेन लगे हुए हैं, मलबे को जो हटाने का काम है वो चल रहा है। इसमें बहुत सारी जो जान है वो गई है। हालांकि कोई आधिकारिक जो डाटा है वो उपलब्ध नहीं है कि इस बिल्डिंग में आखिरकार कितने लोगों की जान गई, लेकिन जो सिचुएशन है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए किस तरह से जो गद्दे हैं वो इस रब्बल में हैं। जाहिर सी बात है कि
बहुत सारे परिवार इसमें रह रहे होंगे। कितने निकल के बच पाए वो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 20,000 से ज़्यादा की जो मौत हुई है इस भूकंप में, और अकेले जो टर्की में 17,000 के आसपास की तादाद बताई जा रही है आधिकारिक तौर पे। बहुत ही एक त्रासद भरी स्थिति, और ये तो शहरी इलाका है, मुख्य शहर है गाजियाटेप का। इसके अलावा जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये एक उदाहरण है, एक नमूना है कि कैसे यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। जो यहाँ राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनकी काफ़ी आलोचना हुई है। जो राहत और बचाव कार्य में देरी की बात उन्होंने मानी है, लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा है कि जिस आपदा की जिस बड़ी तरह से ये आपदा आई है उसमें कोई भी मुल्क जो है वो इस बात को लेकर हमेशा तैयार नहीं रह सकता कि उससे निपटने में फौरी तौर से वो अपना सारा जो कुनबा है वो लगाए। लेकिन विदेशों से भी एड यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एड वर्कर्स पहुँच रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तकरीबन 67 देशों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, और भारत से एनडीआरएफ की टीम भी कई इलाकों में काम कर रही है। वहाँ वो लोगों को मलबे से निकालने का काम कर रही है, उनको इलाज देने का काम कर रही है। भारतीय सेना के जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इलाज मिल पाए। जो ऑपरेशन दोस्ती है वो भारत ने बहुत ही जल्दी 24 घंटे के भीतर भारत ने पहला खेप भेज दिया था, और 5-6 खेप अभी तक भेज चुका है यहाँ पे। तो जो ऑपरेशन दोस्ती है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो भारत की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है, इस मुल्क को इस त्रासदी से निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा। हम आपको आगे और रिपोर्ट दिखाएंगे इस तरह की, जहाँ पे जिस तरह से विध्वंस हुआ है और जिस तरह से लोगों की जान गई है। तुर्की और सीरिया में भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद कर रहा है। भारतीय सेना ने तुर्की के हते शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया है और वहां लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। 30 बिस्तरों के इस फील्ड हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, एक्सरे, लैब के साथ मेडिकल स्टोर भी है। यहां भूकंप में घायल हुए लोगों का 24 घंटे इलाज किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं भूकंप के बाद की आसमान से ली गई तस्वीरें। ये तस्वीरें तुर्की के अटांक्या की हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर तबाही हुई है। हर तरफ मलबा बिखरा है। मलबों में जिंदगी की तलाश भी लगातार जारी है। सीरिया में विनाशकारी भूकंप से तबाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ड्रोन से तबाही का भयानक मंजर दिखा। तस्वीरों में कुछ इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि कुछ इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तुर्की के अंटांकिया में एक 10 साल की बच्ची को 90 घंटों के बाद मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब भी कई जिंदगियां मलबे में दबी हुई हैं। तुर्की में अस्थायी मुर्दा घर में भूकंप से मारे गए कई लोगों के शव रखे गए हैं। अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि पहचान न होने पर शवों को 5 दिनों में दफना दिया जाएगा। और सीरिया में भूकंप की वजह से एक बांध क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने कहा कि हर कोई यूपी से उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन पिछले 5-6 साल में यूपी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अब कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता यूपी की पहचान है। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के परिणाम नजर आ रहे हैं। वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नए अवसर बन रहे हैं।
पीएम ने कहा कि यूपी में सरकारी सोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सार्थक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और यही लखनऊ के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न देशों सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। इसके बाद पीएम मोदी मुंबई गए, जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत को मुंबई से शिरडी को जोड़ा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेनें आर्थिक सेंटर और आस्था के केंद्रों से जुड़ेंगी और महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि 17 राज्य 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आधुनिक ट्रेन मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। पीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार पैदा होंगे। आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। मुझे याद है एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने मुंबई से शिरडी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे लोगों से बात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखा दी है और देख रहे हैं ट्रेन ये चल चुकी है। अत्याधुनिक तेज गति से चलने वाली ये ट्रेन है। देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म पर किस तरह की तैयारी की गई थी और अभी कुछ देर बाद ही हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाएंगे जो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। हर कोई इस क्षण को अपने मोबाइल फोन में कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा है। और ये ट्रेन मुंबई सीएसटी से 18 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटी है, मुंबई साईनगर एक्सप्रेस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहे हैं और ट्रेन रवाना हो चुकी है साईनगर शिरडी के लिए।
और उनको देखकर लोगों में खुशियां हैं, लोग हर खुश हो रहे हैं। और ये ट्रेन जो है अत्याधुनिक ट्रेन जो बनाई गई है, इस तरफ भी अगर हम देखें तो कितनी बड़ी संख्या में लोग इस क्षण को देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। दरअसल ये बहुत सी हर्षोल्लास की बात है, एक उमंग की बात है लोगों के लिए, एक गर्व की भी अनुभूति है लोगों के लिए कि भारत में इस तरह की ट्रेन शुरू हुई है जो कि भारत में बनी है, लेकिन बिल्कुल ही अत्याधुनिक। इसकी सीटें आप देखेंगे तो बिल्कुल पुश बैक वाली सीटें होती हैं, आराम से बैठकर लोग इसमें से जा सकते हैं। क्या कहेंगे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और मैंने देखा जब आप लोगों ने बहुत जोर से शोर मचाया उनका। जी जी, वही हमको गर्व हो रहा है बहुत, हमको ये इस इनॉग्रेशन में हमको शामिल होने को मिला। और हम फर्स्ट गाड़ी जो चल रही है CSTM से शिरडी को, तो हम उसमें सफर करने का हमको मौका मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुश है हम। सामने से अपने प्रधानमंत्री जी को देखने को मिला। एक हमेशा हम ऐसे दूर से देखते थे, तो वो एक अलग ये है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। वंदे भारत ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, मुंबई से शिरडी जा रही है और शिरडी बहुत से लोग, देश के कोने कोने से लोग आना जाना चाहते हैं, लेकिन एक बढ़िया ट्रेन शुरू की गई है जो कि साईं बाबा का दर्शन कराएगी और शाम को लौट भी आएंगे, आप लोग सुबह जाएंगे। क्या कहेंगे? ये बहुत कम समय में और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये इसकी स्पीड जो है वो सब कुछ एक अनूठा है और ये जो है बहुत अच्छा सौगात है मुंबई वालों के लिए। खिड़कियां और मजा दुगना कर देती हैं सफर का। अभी अगर आप आगे देखेंगे तो कंपार्टमेंट में जैसे विस्टाडोम जैसा सीट्स भी दिया है, सो एक होल एक्सपीरियंस गेट्स मल्टीप्लाइज। सो पहले जैसे ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे और आज से अभी या आगे अगले 10 साल में जाएंगे, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है हर एक इंडियन के लिए। एंड इट मेक्स मोर प्राउड मोमेंट दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड इन इंडिया by Indians and we are using it. Maybe 10 years down the line we'll be exporting this. सबसे बड़ी जो खासियत है कि शुरू से लेके आखिरी तक आप इसमें कहीं भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। जो इस तरह की अनाउंसमेंट है सुरक्षा के लिए, CCTV यहाँ पर लगी हुई है। और ये जो ये आप दरवाजा देखेंगे तो स्लाइडिंग दरवाजा देखिए, जैसे सेंसर लगे हुए, दरवाजे आते ही खुल जाते हैं। इस तरह की पेंट्री है, पूरी व्यवस्था है। हालांकि इसके लिए अलग से आपको पैसे देने होंगे। अगर इसमें चलते हुए आप सफर में चलते हुए नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जैसा हवाई जहाज में आपको अलग से मील के लिए पैसे देने होते हैं, वैसे पैसे देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। किराया जो है जरूर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम मुंबई शिरडी की बात करें तो 800 रुपया जिस ये हम चेयर कार में बैठे हैं इसका होगा, मील का अलग से देना होगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव कार जो है, जिसमें कि जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरह से घूम जाती हैं और आप घूम कर उस तरफ से उसे देख सकते हैं, उसमें जो है एक अलग मजा है। उसमें तकरीबन 1600 रुपए टिकट की कीमत वहाँ पे रखी गई है। तो टिकट के लिहाज से थोड़ा बताया जा रहा है कि थोड़ी महंगी है, आम आदमियों की पहुंच से थोड़ी सी बाहर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद उनका अपना सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो भी हवाई जहाज से सफर कर सके। तो कम से कम हवाई चप्पल वाले वंदे भारत ट्रेन से भी तो सफर कर सकें। ये एक कई लोगों की मांग है, आम लोगों का। लेकिन सुविधाएं चाहिए तो पैसे भी थोड़े से ज़्यादा गिरने होते हैं, क्योंकि एक व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के तहत ये शुरू की गई है। फिलहाल लोगों ने इसका स्वागत किया है और अब मुंबई शिरडी के लिए निकली वंदे भारत ट्रेन शिरडी के लिए रवाना हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें जो इस समय मुंबई से आ रही हैं। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के एक शैक्षणिक संस्थान का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी पहुंचे हैं। और आपको बताएं कि ये शैक्षणिक संस्थान जो है ये काफ़ी अत्याधुनिक हाईटेक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और बताया गया कि यहाँ पर बड़े जो हैं वो क्लासेस बनाई गई हैं और साथ ही साथ जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो भी उनका भी इस्तेमाल भी किया जा रहा है पढ़ाई के लिए। और ये परिसर जो है शैक्षणिक परिसर, इसका उद्घाटन करने के लिए PM मोदी यहाँ पहुंचे हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये शैक्षणिक परिसर है, इसका नाम अलजमातुस सैफिया है और इसका उद्घाटन करने के लिए PM मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है अलजामियातुस सैफिया। ये चौथा कैंपस है जिसका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया।
इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय को संबोधित किया था और ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री। इंदौर में भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय की जमकर तारीफ की थी और उन्होंने बोहरा समुदाय की देशभक्ति, कारोबार में ईमानदारी की भी तारीफ की थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कि बोहरा संप्रदाय के इस शैक्षणिक संस्थान के उद्घाटन के कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे हैं। और आपको कुछ दिलचस्प जानकारी भी यहां पर देना चाहूँगा। जो हमें जानकारी दी गई है बीजेपी की ओर से, बताया गया है कि पीएम मोदी जो हैं उनका एक विशेष रिश्ता है दाऊदी बोहरा के साथ। साथ ही जो उनके धर्मगुरु हैं सैयदना साहब, उनके साथ उनके बहुत ही आत्मीय संबंध रहे हैं। और साथ ही कुछ तस्वीरें भी पुरानी साझा की हैं। 2005 की ये तस्वीरें हैं जब चेन्नई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पीएम मोदी गए थे और जब उनका जन्मदिन था उसी दिन वहां पर जो बोहरा संप्रदाय के अनुयायी थे उन्होंने उनके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी जो है वहां पर आयोजित की थी। ये तस्वीरें आज साझा की गई हैं बीजेपी की ओर से, जिसमें बताया गया कि किस तरह से एक आत्मीय संबंध हमेशा से रहा है पीएम मोदी का दाऊदी बोहरा संप्रदाय के अनुयायियों के साथ। और सैयदना साहब जो कि इनके धर्मगुरु हैं उनके साथ भी उनके बहुत ही आत्मीय रिश्ते रहे हैं। ये बड़ा शैक्षणिक परिसर है जो कि काफ़ी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और यहाँ पर अत्याधुनिक माध्यम के साथ जो है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई यहाँ पर दी जाएगी। સૈયદના સાહેબના ખાનદાનના સગલા લોકો આ અલજામિયાતુસ સૈફિયા મરોલ મુંબઈની ઇમારત। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और ये एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के नए शैक्षणिक परिसर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी पहुंचे और ये कार्यक्रम इस समय चल रहा है जहां से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वित्तीय विवेक को बचाए रखने का ध्यान रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था टिकाऊ विकास के रास्ते पर है, वित्तीय सेहत के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट काफी संतुलित है, बजट में नई कर व्यवस्था बहुत आकर्षक है। उन्होंने कहा कि राज्यों के हितों का हमेशा ही ख्याल रखा जाता है। I'm paraphrasing, I'm not exact words, but he said that under the old tax regime, a common man can save up to 4.5 lakh on his income from 9 lakhs. On his income of 9 lakhs, he can save up to 4.5 lakhs. However, he said in the new regime that won't help at all. In reality, sir, it is very difficult, actually, strictly speaking, for a common man who earns 9 lakhs to avail 4.5 lakhs in deduction. So that was for middle class. So if I move for employment-related information from this budget, sir, one point which I've missed out on employment is how in the government, in this year, every month, Prime Minister, also the ministers have all gone all over the country to give employment letters in government jobs. About 10 lakh jobs are being offered in the government, and that cannot be missed out. और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने लोगों के लिए खजाना खोल दिया। इसमें चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया गया। दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। अब 50 के बजाय 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। महिलाओं को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर होगा। युवा कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20,000 के बजाय 30,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। सभी भर्ती परीक्षाएं अब निःशुल्क होंगी। 100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाएंगे। सिलाई मशीन के लिए महिलाओं को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। बुजुर्गों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर नौकरियां भी दी जाएंगी।
और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर कि गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं यूपी इन्वेस्टर्स समिट को। किसी भी राज्य को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आगे बढ़ना है तो इसकी पूर्व शर्त है कि एमएसएमई के लिए अपनी नीतियों को वो सुस्पष्ट कर दे। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गृह उद्योग के लिए भी नीतियां स्पष्ट कर दी है, उसको भी बढ़ावा दिया है, एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया है। और इसके लिए मैं जब सुन रहा था कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं, मैं सभी एमएसएमई क्षेत्र के यहां जो इन्वेस्टर आए हैं उनको कहता हूं कि आप हौसला रखकर आगे बढ़िए। यही रास्ता है बड़ा बनने का, यही रास्ता है देश के विकास में सहभागी होने। ढेर सारी बड़ी इंडस्ट्रियां यहां आ रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मुख्य सचिव जी को भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी कंपनी के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री कौन कौन सी लग सकती है, इसके पोटेंशियल को जांच कर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई उद्योगों को निमंत्रित करना चाहिए, जिससे वो स्पेसिफिक दिशा में चले जाएं। क्योंकि आपको आपका बाजार ही नहीं ढूंढना है। अगर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी आई है, डिफेंस की कंपनी आई है, तो उसके कलपुर्जे बनाने की आप एमएसएमई इंडस्ट्री डाल दोगे तो आपको मार्केट नहीं ढूंढना है। इसके बाद में जमीन दे दो, जीरो ट्रांसपोर्टेशन से आपका उत्पाद वहां पहुंचाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आने वाला ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है वो प्रशंसनीय है। और मित्रों, जब तक किसी भी राज्य में टोटल इको सिस्टम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ती। कितना भी बड़ा इंडस्ट्री लेकर आइए, देश में बंद पड़े हुए कारखानों की बहुत बड़ी सूची है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम ठीक नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रोजगारी को आपने एड्रेस नहीं किया, रोजगारी का विकल्प नहीं ढूंढा, तो इकोसिस्टम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और रोजगारी देने का मादा अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो कोऑपरेटिव और एमएसएमई में है। ये दो ही रोजगारी दे सकते हैं। 22 करोड़ का राज्य अगर रोजगारी के लिए चिंता करे मगर अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाता है, कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं इसीलिए कहता हूं कि एमएसएमई के लिए जो पॉलिसीज बनाई है और एमएसएमई के ऊपर जो योगी सरकार ने थ्रस्ट दिया है, वो आने वाले दिनों में रोजगारी का निर्माण करेगा। और रोजगारी के निर्माण से कुल मिलाकर पूरा इकोसिस्टम रिपेयर होगा, अच्छा होगा, खुशनुमा होगा और इससे बड़ी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। मित्रों, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए ढेर सारे राज्यों ने बहुत अच्छा किया है। मेरा मुख्य सचिव जी से निवेदन है कि बड़ी इंडस्ट्री और एमएसएमई इंडस्ट्री, एंसिलरीज इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। मैंने आपका पॉलिसी पढ़ा है, इसको और स्ट्रेंथन कर, बहुत अच्छा किया है मगर और स्ट्रेंथन हो सकता है और मजबूत और पुख्ता हो सकता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री की सफलता के लिए भी अच्छा एमएसएमई इंडस्ट्री की बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के पास ढेर सारी संभावना पड़ी। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आज अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा भूमि किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे मेहनत कश इंसान अगर कहीं पर है, किसान कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे विपुल मात्रा में पानी अगर किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। ये सभी चीजों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और डेयरी, पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव डेयरीज, इसकी अपार संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ी है।
मोदी जी ने अभी अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किसी प्रधानमंत्री जी ने किया और मुझे भी इस पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य मोदी जी ने दिया है। मैं बहुत समय से लगभग 32-33 साल से सहकारिता के साथ जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, हमने पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का फैसला किया। मल्टीपर्पज पैक्स बनाने के लिए इसके मॉडल बाइलॉज बना दिए। अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC को पैक्स के लिए परमिट कर दिया। गैप ढूंढने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया। राष्ट्रीय सहकार नीति बन रही है। इसके साथ साथ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्यता ऋणदाता संस्थान भी बना दिया। जैम पोर्टल पर खरीदी की कोऑपरेटिव्स को छूट दे दी। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो यूपी इन्वेस्टर समिट को संबोधित कर रहे थे। और एक बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां पर कि कांग्रेस की सांसद रजनी अशोक राव पाटिल पर कार्रवाई की गई है। ये कांग्रेस की सांसद हैं और बचे हुए सत्र तक रजनी अशोक राव पाटिल को निलंबित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि कल जब पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और जो विपक्ष के सांसद गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो विपक्षी सांसदों का वीडियो इन्होंने बनाया था और इसको बाद में सोशल मीडिया पर डाल दिया था। आज राज्यसभा के सभापति ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई थी और बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने इसको लेकर शिकायत भी की थी और बाद में उन्हें निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव भी लाया गया। और अब बचे हुए सत्र तक, यानी सोमवार को जो ये सत्र समाप्त हो रहा है, पहला हिस्सा बजट सत्र का, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो रजनी अशोक राव पाटिल, जो कि कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद हैं, उन्हें बजट सत्र के बचे हुए हिस्से में तक निलंबित कर दिया गया है और इन पर आरोप है कि इन्होंने वीडियो बनाया था कल राज्यसभा की कार्यवाही।